हेलो एवरीवन। सो आपने मॉडलिंग के दौरान या अपना किसी गेमिंग असेट को अप्रोच करने के दौरान ये टर्म्स काफ़ी बार सुनी होंगी, जिसमें कि कभी आप प्रॉक्सी, मिड पॉली, हाई पॉली एंड लो पॉली, इस तरह की टर्म्स को आप काफ़ी बार सुनते होंगे। ज़्यादातर लोग आप में से मिड पॉली, प्रॉक्सी या हाई पॉली पर वर्क किए होंगे। लो पॉली की प्रोसेस पर हम थोड़े सेशंस के बाद आगे बढ़ पाएंगे। सो आज के सेशन में हम देखेंगे वो ये कि एक्चुअल में मिड पॉली एंड हाई पॉली इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मेजरली क्या डिफरेंस होता है, और हाई पॉली हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम उसको अप्रोच करते हैं, एंड सपोर्टिंग एज लगाने का सही तरीका क्या होता है, कहाँ पर हम ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो सपोर्टिंग एजेस के कारण हमारा हाई पॉली की डिटेल भी हम सही से नहीं ले पाते हैं। तो हाई पॉली को समझने से पहले सबसे पहले हमको ज़रूरी है वो ये कि हमको सपोर्टिंग एजेस का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से जानना चाहिए कि किस तरह से हम एक्चुअल में सपोर्टिंग एजेस लगाते हैं और सपोर्टिंग एजेस एक्चुअल में करती क्या हैं। जब भी हम किसी भी तरह की शेप बनाते हैं, ये हमने सिंपल एक बॉक्स ही ले रखा है, आगे चल के हम थोड़े से डिफिकल्ट एग्जाम्पल पर भी चलेंगे। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर बिल्कुल एक सिंपल होल ही क्रिएट कर लेते हैं, जो कि एक बेसिक है। यहाँ तक हमने कोई भी शेप क्रिएट की एंड उसके बाद ज़्यादातर केसेस में हम सारी की सारी एजेस पर वेवल को अप्लाई कर देते हैं हमारी एजेस पर एक अच्छी सी स्मूथनेस को लेने के लिए, और यहीं तक अपनी फाइल को डन कर देते हैं। देखने पर हमको एजेस पर काफ़ी अच्छे से स्मूथनेस देखने को मिल रही है, लेकिन ये एक फाइनल अप्रोच नहीं है। यहाँ पर ही हमारा हाई पॉली ख़त्म नहीं होता है, अगर स्पेशली आप गेमिंग के लिए वर्क करना चाहते हैं, गेम असेट के लिए वर्क करना चाहते हैं। शुरुआत के केसेस में जब आप बिगिनर्स हो एंड स्टार्ट किए ही हैं मॉडलिंग करना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पर वेवल्स को यूज़ करने से बचना चाहिए। वेवल यहाँ पर मैं पूरी तरह से मना नहीं कर रहा हूँ कि हमको वेवल कभी भी यूज़ नहीं करने हैं, लेकिन स्टार्टिंग डेज में वेवल हमारे लिए काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे किस तरह से। सो अभी हम फिलहाल के लिए वेवल को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं एंड सपोर्टिंग एजेस लगाने से पहले सबसे पहले हम सपोर्टिंग एजेस का कंसेप्ट जानते हैं। सो थोड़ी देर के लिए हमने एक क्यूब के सारे फेसेस को, ऑलमोस्ट हमने सिर्फ 2 फेसेस को रखा है, सारे फेसेस को हमने डिलीट कर दिया है। जब भी हमको हमारे किसी मैश की फाइनल पोजीशन जाननी होती है, जब वो फाइनल हो जाता है, तो उस पर हमको अपने डिवीजन्स अप्लाई करने होते हैं। अगर कोई माया में काम कर रहा है तो उसमें आप उसको स्मूथनेस, तो उसमें हमको स्मूथ ऐड करना पड़ता है। अगर कोई स्टूडेंट अगर मैक्स यूज़ कर रहा है तो उसमें हम जब टर्बो स्मूथ यूज़ करते हैं। तो इन तीनों पोजीशंस में ही हमको हमारे मैच की फाइनल पोजीशन पता चलती है कि एक्चुअल में वो हमारा मैच स्मूथ होने पर, हाई पॉली बनने पर किस तरह से रिएक्ट करेगा। अभी के लिए अगर मैं इसमें किसी तरह के डिविजन्स लगाता हूँ, सो आप देखेंगे जैसे ही मैंने डिवीजन ऐड किए, आप चाहे कितने भी डिवीजन ऐड करें या स्मूथ ऐड करें, तो आपकी पोजीशन जो भी आपकी क्यूब की थी या मैश की थी वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। सो ये इस तरह से क्यों हुआ? सो ये इसलिए होता है कि जब भी हम किसी मैश को स्मूथ करते हैं, तो ऐसी सारी एजेस जिनके हमको कॉमन 2 फेसेस मिलते हैं, इस केसेस में हम इसी एज को कंसीडर करेंगे जिसके कि 2 कॉमन फेस हमारे ये हैं। बाकी की एजेस से क्योंकि हमने फेसेस को डिलीट फिलहाल के लिए कर रखा है, तो उसमें हमको 2 फेसेस नहीं मिल पाएंगे किसी और एजेस में सिवाय इसके। तो जैसे ही हम किसी मैच को स्मूथ ऐड करेंगे या डिवीजन ऐड करेंगे, तो एज स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगी अपने दोनों एंगल्स पर, इस तरह से। एंड वायर फ्रेम को हटाने पर आप देखोगे कि इस तरह से स्मूथ होना स्टार्ट हो गई है। इसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि ये एज हमारी जो भी शेप हमने बनाई है वो वही कंटेन रहे, उससे बिगड़े ना, तो हमको उसमें एजेस लगाना स्टार्ट करना होता है। जैसे मैं इस एज के एक एंगल पे एज लगा दूंगा, जो कि हमारी बॉर्डर की एज थी, तो अब इस टाइम पर ये एज इस बॉर्डर की एज को इस एंगल पर स्मूथ होने से कंट्रोल करेगी। अभी हमको पूरा कंट्रोल इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उस एज के दोनों एंगल पर हमको एजेस नहीं मिली हैं। यहाँ पर भी अगर हम एक और एज लगाएं दूसरे एंगल पर भी, तो इस वक्त हमारी बॉर्डर की एज जब भी स्मूथ होना चाहेगी अपने दोनों एंगल्स पर, तो ये दोनों एजेस एक तरह से सपोर्ट करेंगी इसको स्मूथ ज़्यादा नहीं होने से। एंड अब वायर फ्रेम को हटाने पर आप एक प्रॉपर लाइट देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर कंप्लीट फाइल पर वेबल लगा के जो फील लेना चाह रहे थे, वो सिर्फ हमको 2 एजेस लगाने पर ही मिल गई। सो इस तरह से हमारी सपोर्टिंग एजेस वर्क करती हैं कि जो भी शेप आपने मिड पॉली में बनाई है वो मैनेज रहे, वो बिगड़े ना। सिर्फ हमको एजेस पर स्मूथनेस चाहिए होती है, उसके लिए हम इस तरह से सपोर्टिंग एजेस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जो भी आप सपोर्टिंग एजेस लगाना चाह रहे हैं, तो आइडियली हमको इस तरह से काम करना चाहिए कि उसके दोनों तरफ
एक ही डिस्टेंस की हमको सपोर्टिंग एजेस मिलें। आप चाहे अंदाजे से कितना भी कोशिश करें, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है सपोर्टिंग एजेस के लगने का। सो कोशिश करनी है कि हमको इस तरह से एजेस नहीं लगाएं। हमको एज को सेलेक्ट करके करना वेवल ही है, एंड यहाँ पर हमको काउंटिंग उसी कम कर लेनी है। एंड शेप में जो आप अभी 0.5 की वैल्यूज़ देख रहे हैं, उसको हमें 1 प्रेस कर देना है। अगर आप 0.5 पर रहते हैं तो बेबल क्रिएट होता है, और इसी वैल्यू को अगर आप 1 पर प्रेस करेंगे तो आपका एंगल टर्न नहीं होगा, सपोर्टिंग एज वहाँ पर स्टिल रहेंगी, एंड डिस्टेंस को आप अभी भी स्टिल मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एकदम इक्वल डिस्टेंस के साथ सपोर्टिंग एजेस लगा सकते हैं। तो शुरुआती दिनों में आपको वेबल को यूज़ एज ए फ्लो में यूज़ नहीं करना है, सिर्फ सपोर्टिंग एजेस के तौर पर ही इनको यूज़ करना है। एंड अब इसी प्रोसेस को अगर हम कंप्लीट क्यूब में अप्लाई करें, सो यहाँ पर अब इस टाइम पे क्योंकि हमारे पास चारों तरफ एजेस हैं, सो हमको हर एंगल पर एजेस लगानी होंगी। फिलहाल के लिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए हर एंगल पर अगर एज ना लगाऊं और मैनुअली ही एज को लगाने की कोशिश करें, ये बस हम टेम्परेरी करके देख रहे हैं। तो इस टाइम पे हमारे पास इस बॉर्डर पर एजेस हैं, गैप में थोड़ा सा इश्यू है, एंड बाकी की एजेस पर हमारे पास सपोर्टिंग एजेस नहीं हैं। एंड मैं थोड़ी देर के लिए इस एज की डिस्टेंस भी दूर कर रहा हूँ, जिससे हम गलती का पता कर पाएँ। डिविजन्स को हमने ऐड किया, थोड़े डिविजन्स को बढ़ाते हैं, तब देख पाओगे जहाँ पर हमारे पास सपोर्टिंग एजेस नहीं थी वहाँ से मैश पूरा स्मूथ हो गया, एंड जहाँ पर हमारे पास कंट्रोल था वहाँ पर, सो उस एज पर हमको थोड़ी कंट्रोलिंग मिल गई है। सो अगेन हम सारी एजेस पर ही सपोर्टिंग एज ले रहे हैं, जो कि इस तरह से हमें नहीं लेना है, ये बस थोड़ी देर के लिए है। ओके, एंड वापस से हमने इसमें डिविजन्स को ऐड किया, इस साइड भी। अब आप चारों तरफ देख पाओगे कि हमको एजेस पर एक स्मूथनेस अच्छे से मिल गई है। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर आप मटेरियल को चेंज करके देखें, तो आप यहाँ पे देख पाओगे किसी एज में स्मूथनेस ज़्यादा है, किसी में थोड़ी कम है, कंपेयर टू सारी एजेस के अगर हम चेक करें बहुत ध्यान से। सो ये इस तरह से क्यों हुआ है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि हमारी सपोर्टिंग एजेस की अगेन गैपिंग इक्वल नहीं थी। कहीं पर गैपिंग कम थी, कहीं पर ज़्यादा थी। इस तरह से आप देख पाओगे, तो इसके कारण हमारी सारी एजेस में जो स्मूथनेस इक्वली चलनी चाहिए थी। जैसे कि अगर आप किसी तरह का कोई असेट बना रहे हैं और उसका कोई पार्ट है, सो आइडियली उसकी सारी एजेस की स्मूथनेस एक ही टाइप की होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि गैपिंग हमारी इक्वल नहीं है, तो इसके कारण वो प्रॉब्लम देखने को हमें मिली। एंड दूसरी चीज़ अगर आप और ध्यान से इसे थोड़ा देखें, सो स्मूथनेस पे जो एक बेसिक लाइटिंग होती है, आप अपने मैच में जब चेक करोगे तब वो देखने को मिलेगा, तो वो पूरी तरह से स्प्रेड हो रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रही है। धीरे धीरे वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो गई है, वो बॉर्डर पर ही कंट्रोल हमें नहीं मिल रहा है। सो इन दोनों प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है अभी वो देखते हैं। सो फिलहाल मैं सारी एजेस को रिमूव कर दे रहे हैं, और हम एजेस वेबल के थ्रू ही लगाएंगे जिससे कि हमें इक्वल गैपिंग मिले। सो वेबल को अगेन मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि हमें फ्लो के तौर पर यूज़ नहीं करना है, सिर्फ सपोर्टिंग एजेस के तौर पर यूज़ करना है। सो इस वक्त हमारी सपोर्टिंग एजेस एकदम इक्वल डिस्टेंस पर है, गैपिंग उनकी एकदम इक्वल है। अभी अगर इनकी स्मूथनेस को हम चेक करें, सो एजेस की जो हमको स्मूथनेस मिल रही है, या जो वेबल पे जो लाइट होती है वो हम देख रही है, वो एकदम इक्वली मिल रही है, एजेस एकदम बराबर हमको देखने को मिल रही हैं। लेकिन जो मैं स्प्रेड वाली बात कर रहा था, उसको हम तब भी जज कर पाएंगे जब हम किसी एक एज पर थोड़ी देर के लिए, मैं किसी एक साइड पे मैनुअली एक्स्ट्रा एजेस लगा रहा हूँ। एंड अब इसका आप एक बार रिजल्ट चेक करें, मटेरियल को चेंज करके देखते हैं। बहुत गौर करने पर आप देख पाओगे इस एज की जो लाइट है, एंड आप इसको देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ पिक्सलेट लाइंस आपको देखने को मिल रही होंगी, जो कि यहाँ पर उतना गौर से देखने पर हमको नहीं मिल रही हैं। अपने अपने मैचेस में देखने पर आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। हमारा वेबल काफ़ी कंट्रोल हो गया है यहाँ पर, जबकि इन जगहों पर और बाकी जगहों पर उतना कंट्रोल नहीं है, जैसे कि आप इसमें लाइंस देख पा रहे हैं क्लियरली। सो ये जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, ये आगे चल के हमको काफ़ी हार्म करती हैं। सो सेकंड एज लगाने का क्या कंसेप्ट था वो जानते हैं। जब भी हमारे मैच में जब हम सपोर्टिंग एजेस लगा देते हैं, तो काफ़ी बार एक एज, सिंगल एज इनफ नहीं होती एक बॉर्डर को कंट्रोल देने के लिए, क्योंकि उस सपोर्टिंग एज के बाद अगली जो एजेस हैं उस मॉडल्स में हैं, वो काफ़ी दूर हैं फ़िलहाल के लिए। सो हमको सिक्योरिटी के लिए
2 एजेस लेनी पड़ती हैं जिससे कि हमारा बॉर्डर कंट्रोल में आ जाए, उनकी लाइट कंट्रोल में आ जाए। लेकिन अगर किसी केस में अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन मिले जहाँ पर आपका मैच काफ़ी क्लोज हो इस तरह से, सो टेक्निकली आपने बॉर्डर पर एजेस दी हैं। अब क्योंकि इस पोजीशन में जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सपोर्टिंग एजेस जो सेकंड बॉर्डर की थी वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी इस बॉर्डर को, एंड ये वाली जो हमारी सपोर्टिंग एज है ये भी सपोर्ट करेगी आपकी इधर के सारे बॉर्डर्स को। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पर आपकी मैश की शेप के कारण ही डेंसिटी आसपास आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जा रही है आपके बॉर्डर्स पर, तब तो आपको सेकंड सपोर्टिंग एज लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब डिस्टेंस इस तरह से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तब हमको बॉर्डर्स पे काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत गौर से आगे देखना है कि हमारे बॉर्डर्स की जो लाइट है वो प्रॉपर हमको मिले, जो कि अगेन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पर थोड़ा हमको पिक्सलेट दिख रहा है। अगर हम एक और सपोर्टिंग एज यहाँ पर दें, क्योंकि दूसरी साइड हमें ऑटोमेटिकली मिल गई है, और सिर्फ एक एज लगाने से ही ये बॉर्डर आपका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा इस तरह से। सो ये बहुत ही जेन्युइन चीज़ है जो कि हमको शुरू में ही आदत में डालना चाहिए, और इसका फोकस हमें हमारे लाइफ टाइम मॉडलिंग के दौरान रखना चाहिए। इस तरह के एग्जांपल को हम किसी रियल असेट में भी देखेंगे, जो हमने असेट पिछले मॉडल किए थे उन पर भी सपोर्टिंग एजेस लगा के उनको प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमको कहाँ कहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। सो सपोर्टिंग एजेस को आपको हमेशा शुरुआत के दिनों में इस तरह से ही परफॉर्म करना है। अब यहाँ पर सवाल आएगा कि जो हम यहाँ पर स्मूथनेस ले रहे थे वो हम बेबल के थ्रू भी तो ले सकते थे, हमने बेबल को यूज़ क्यों नहीं किया जो कि एंगल को टर्न करके चलता है, उसको हम आगे भी देखते हैं। अभी हमने यहाँ पर एक सिंपल शेप को लिया है जिसमें हम बेबल के थ्रू स्मूथनेस लेने की कोशिश करेंगे विदाउट सपोर्टिंग एजेस। ओके, सो हमने यहाँ पर सिर्फ बॉर्डर की एजेस को सेलेक्ट किया है, उन पर ही हमको बेबल को भी परफॉर्म करना है। सो बेबल को यूज़ करने पर जब हम स्मूथनेस के लिए बेबल को यूज़ करते हैं बिना सपोर्टिंग एजेस के, एंड ऐसा करने के बाद अगर आप कुछ टाइम बाद या अगले दिन फाइल को चलाते हैं और आपके पास किसी भी तरह का मॉडिफायर नहीं होता इस बेबल को दोबारा अंडू करने के लिए, किसी केस में आप यहाँ पर मॉडिफायर लगा के बेबल को यूज़ कर सकते हैं। मैक्स में भी आप उस तरह के मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं जो कि अंडू हो जाते हैं। लेकिन हमको काफ़ी बार फाइल में चेंजेस वगैरह करने होते हैं, फाइल को जॉइंस वगैरह करना होता है, हम हमारे जो मॉडिफायर्स होते हैं उनको खो देते हैं। उस केस में अगर हमको शेप में किसी भी तरह की चेंजेस करने हों उस टाइम पर हमको बेबल के साथ काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और कोई टाइम ऐसा भी आ सकता है जब हमको बेबल्स को हटाना हो। अगर इस केस में हमको दोबारा से बेबल को अगर रिमूव करना है तो बेबल को रिमूव करते टाइम आप क्लियरली देख पाओगे जैसे ही हम बेबल को रिमूव करेंगे तो आपकी शेप भी वैसी नहीं रह पाती जैसे कि पहले थी। अगर हमने सपोर्टिंग एजेस को यूज़ किया होता बेबल की जगह, तो किसी भी स्टेज पर हमको अगर सपोर्टिंग एज हटानी है, हमारे मैश की शेप को अगर दोबारा से रीशेप करना है, तब सिर्फ सपोर्टिंग एजेस को ही हमें रिमूव करना होता है, जिससे आपके फ्लो में या किसी तरह मैश में चेंजेस नहीं आते, जो जो कि काफ़ी हेल्पफुल एंड सेफ प्रोसेस रहता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बेबल हम कभी यूज़ नहीं कर सकते। शुरुआती स्टेज में जो अगर आपको 1 या 2 वीक या इनिशियल स्टेज ही है आपकी मॉडलिंग की और आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हैं मॉडलिंग में, तो उस टाइम पे बेबल काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं, आपकी मॉडलिंग के टाइम को वो बढ़ा सकते हैं। आगे चलकर जब आपकी मॉडलिंग की स्पीड काफ़ी ग्रो कर जाती है उस केसेस में आप बेबल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको शेप में किसी भी तरह के चेंजेस करने हैं और आपने बेबल यूज़ किया तो आपको रिट्रेस करना पड़ता है वो ऑब्जेक्ट दोबारा। एंड अभी तो ये सिंपल शेप है, लेकिन किसी किसी टाइम पर हमको बहुत कॉम्प्लेक्स शेप भी मिलती हैं जिनको रिट्रेस करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम हमको लग सकता है। सो इसलिए जो बिगनर्स हैं और बिल्कुल स्टार्ट ही किए हैं तो वो फिलहाल वेबल से बच सकते हैं, और ज़्यादातर केसेस में हमको सपोर्टिंग एज का ही यूज लेना चाहिए। वेबल का यूज़ हमें सिर्फ वहीं लेना चाहिए जिसके थ्रू हम कुछ बड़ी शेप या फ्लो लेने वाले हों। पर्सनल लेवल पर मैं भी वेबल को काफ़ी कम यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर मैं सपोर्टिंग एजेस को ही यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे जो हमने प्रीवियस सेशन में हमारे असेट्स किए थे उनको सपोर्टिंग एजेस के थ्रू फाइनल करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमको सपोर्टिंग एजेस एक्चुअल में लगानी है और क्या क्या प्रॉब्लम उनमें फ्यूचर में आ सकती हैं जिनको हमको पहले ही ध्यान में रखना है।